गुड इवनिंग बच्चों। ये आज की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं क्लास 1 के यूनिट 12 के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन आपके क्लास 11 के जो एग्जामिनेशन हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस पार्ट में एज यूजुअल मैं पहले आपको डिटेल से थ्योरी बताऊंगा हर क्वेश्चन से रिलेटेड, और फिर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड इन कंपाउंड। एक इथेन मॉलिक्यूल लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। एक इथेन मॉलिक्यूल ये है। हमें क्या बताना है? कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी मैं इसको दूं कि ये बॉन्ड टूट जाए। ये एक मॉलिक्यूल है इथेन, CH3CH3। एनर्जी जब इसको दी जाएगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड कौन सा तोड़ना है? हमें कार्बन हाइड्रोजन तोड़ना है। बचा क्या रह जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस H, ये दोनों अलग हो गए। बी पार्ट में हमें क्या करना है? इथीन मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड C एंड H। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है? कार्बन हाइड्रोजन तोड़ना है। इसी तरह से हमें सी पार्ट में क्या करना है? इथाइन गिवन है। इथाइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्डेड, कार्बन पर हाइड्रोजन अगर ग्रुप लगा हुआ है तब हम इसको इथाइन कहते हैं। इस कार्बन हाइड्रोजन को मुझे ब्रेक करना है। जब मैं इस कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक कर दूंगा तब क्या बचा रह जाएगा? यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन H, और ये वाला H हो गया अलग। यहाँ क्या बचा रह जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस H अलग हो गया। हमें बताना है इन तीनों कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, मैक्सिमम बतानी है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है हाइब्रिडाइजेशन पर। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 0 लोन पेयर हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन एक आ जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में जो कंडीशन यहां पर आ जाती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की आ जाएगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये हो गया कार्बन sp2 से कनेक्टेड है ये हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन की बात अगर की जाती है तो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है। 2 सिग्मा ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आप जानते हो कि sp हाइब्रिडाइज्ड रहेगा ये कार्बन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है sp3 कार्बन से H लगा हुआ है, sp2 से H लगा हुआ है, sp से H लगा हुआ है। मींस मुझे जो कंपैरिजन करना है ये करना है कार्बन H, sp3 डबल बॉन्डेड कार्बन H, sp2 एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन H, sp। अगर हम ऑर्बिटल के साइज चेक करते हैं तो ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा sp का होता है, क्योंकि इसमें परसेंट s कैरेक्टर 50% है। उससे बड़ा ऑर्बिटल सबसे बड़ा ऑर्बिटल। तो अगर इन बॉन्ड की डिस्टेंस की बात की जाती है तो बॉन्ड डिस्टेंस सबसे बड़ा है ये वाला, उससे छोटा बॉन्ड सबसे छोटा बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड डिस्टेंस के ऑर्डर को मैं इस तरह से शो करता हूं कि सबसे बड़ा बॉन्ड है, उससे छोटा बॉन्ड है, सबसे छोटा बॉन्ड है। जितना बड़ा बॉन्ड होगा उतना ही वीक बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड काउंट होगा वीक। जितना छोटा बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड काउंट होगा। क्लास में आप लोगों को करा रखी है एक बात, क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड विद बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी है उतना वीक बॉन्ड है। एक ये ऑर्डर आपको याद रखना है। दूसरा, जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास sp ऑर्बिटल, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, उससे कम sp2 की होती है, सबसे कम sp3 की होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है। एक ये ऑर्डर, इन पे अलग से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा सबसे वीक बॉन्ड ये है, फिर इन बिटवीन आ जाएगा, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है। तो ये कौन सा था? ये इथाइन था। इथाइन कहां पर था? सी पार्ट में था हमारा इथाइन। तो मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी कार्बन हाइड्रोजन की इथाइन में होगी, और इसलिए होगी क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड है
ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज होने से सबसे छोटा बॉन्ड हो जाता है, सबसे छोटे बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम फाइनल आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन lies between single and double bond. The reason is, कार्बन कार्बन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं बेंजीन में। अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ऑल्टरनेट पर डबल एंड सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें इससे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से एंड बॉन्ड लेंथ से। क्या पूछा है? कार्बन कार्बन पूछा है। अब कार्बन कार्बन अगर देखा जाए तो दो टाइप के देख पा रहे हैं हम, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ये वाला डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ये वाला सिंगल बॉन्ड है। यूजुअली क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं वो शॉर्ट बॉन्ड वाले होते हैं। जैसे अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की, कार्बन कार्बन की बात हो रही है। उससे कम होगी इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2। पहले वाला क्वेश्चन कार्बन हाइड्रोजन का था, अब कार्बन कार्बन की बात हम कर रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन के लिए भी बात ये ट्रू है, कार्बन हाइड्रोजन के लिए भी ये बात ट्रू है। अब हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH देखते हैं, सबसे छोटा बॉन्ड होगा, सबसे शॉर्ट बॉन्ड है ये, सबसे बड़ा बॉन्ड है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें देखने में लगेगा कि ये बॉन्ड शॉर्ट है, ये बॉन्ड बड़ा बॉन्ड है कार्बन कार्बन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। लेकिन बेंजीन एक फिनोमिनन शो करता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ऑल्टर कर जाते हैं। ये वाला पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होकर इधर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर और लिख सकता हूं मैं इसका, और वो होगा ये डबल बॉन्ड। अब इधर लिखना चाहिए मुझे, ऑल्टर कर गया डबल बॉन्ड। इसको बोला जाएगा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का। बेंजीन का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं लिखता हूं तब ये पहले वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, क्योंकि यहां कार्बन नंबर अगर 1 और 2 मैं कहता हूं, इसको 1 और 2 कहता हूं, तो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अब क्या किया जाए, इसे सिंगल माना जाए या डबल माना जाए? तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका एक नेट रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखा जाता है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखने का एक तरीका है। वो क्या तरीका है? वो तरीका ये होता है कि जिन बॉन्ड के आप हाइब्रिड लिखना चाहते हो उन बॉन्ड की नंबर देखो, 1 और 2 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। हाइब्रिड लिखने का तरीका मैं बता, ये मैंने 1 और 2 को बाहर करके लिख दिया, ये 1 और 2 को लिख दिया, ये भी 1 और 2। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 में कंडीशन है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 में कंडीशन है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 में 1 और 2 के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन दोनों का नेट रिजल्टेंट लिखना चाहिए हाइब्रिड लिखने के लिए। वो कैसे लिखा जाता है भाई? तो इन दोनों बॉन्ड का आप एवरेज निकाल लो। कैसे निकालेंगे इन दोनों बॉन्ड का एवरेज? 1 और 2 के बीच में है एक बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में है दो बॉन्ड, 2 + 1, टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाई 2। ये दो स्ट्रक्चर है ना, पहला दूसरा। पहले स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में सिंगल, दूसरे स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में डबल, टोटल स्ट्रक्चर 2, ये टोटल स्ट्रक्चर। और
सबमिशन कर दिया तो 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बॉन्ड? ये 1.5। तो यहां इन दोनों के बीच में 1.5 बॉन्ड है। 2 और 3 के बीच में, अगर मैं इसे 3 बोल देता हूं, उसको भी 3 बोल देता हूं, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो 2+1 डिवाइडेड बाई 2, दो स्ट्रक्चर्स है, फिर 1.5 आ गया। यहां भी 3 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 2 और 1 3। ये 3 बॉन्ड कितने स्ट्रक्चर में है? 2 में। 3/2 1.5। हर 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड की संख्या आ रही है 1.5। हर 2 कार्बन एटम्स के बीच में। कैसे लिखेंगे भाई हम 1.5? हम सिंगल बॉन्ड तो लिखना जानते हैं। सिंगल बॉन्ड हम ऐसे लिख देते हैं, डबल बॉन्ड हम ऐसे लिख देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये तो फ्रैक्शनल बॉन्ड हो गया। फ्रैक्शनल कोई सा भी बॉन्ड आए 2 और 1 के बीच में अगर आ रहा है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, डॉट से। इसका मतलब है कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड है वो 1 से ज्यादा है, 2 से कम है। ऐसी कंडीशन यहां पर है, ऐसी कंडीशन यहां पर है, ऐसी कंडीशन यहां पर है, ऐसी कंडीशन यहां पर। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड जो बेंजीन का होता है उसमें सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही डिस्टेंस के होते हैं। जितना बॉन्ड लेंथ इस कार्बन कार्बन का है कितना है? 1.5 है। इसका कितना है? इसका भी 1.5 है। इसके बाद अगर मैं चेक करता हूं इसका कितना है? इसका भी 1.5 है। इस कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? 1.5 है। सबका बॉन्ड, जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो बॉन्ड डिस्टेंस बराबर होगा। बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1.5। कार्बन कार्बन में बॉन्ड की संख्या 1.5 है तो बॉन्ड डिस्टेंस भी सबका बराबर आएगा। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ भी बराबर आएगी। ये मैंने डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया। अब रीजन जो है वो तो सीधा सा रेजोनेंस है ना। रेजोनेंस कारण है 1 और 2 के बीच में, क्योंकि रेजोनेंस होता है इसलिए सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल एंड सिंगल के बीच में आते हैं। डबल कितना? 2, सिंगल कितना? 1। इनके बीच में मतलब एवरेज दो स्ट्रक्चर्स में तो 1.5। तो अगर कभी बॉन्ड डिस्टेंस बतानी हो आपको, ये तो हो गया हमारा, सॉल्व कर लिया हमने, आंसर आ गया ए इसका। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमने रिपोर्ट कर दिया ए। एक क्वेश्चन और आ सकता है, कभी आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है या कम होती है? तो आप कहोगे कम होगी। कितनी है? डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ। कितनी होनी चाहिए? क्योंकि डबल बॉन्ड आप जानते हो कि छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, और ये कितना है? इन बिटवीन है। तो बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से तो ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड से कम होगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाती है एल्केन में, सबसे ज्यादा रहेगी कार्बन कार्बन, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन एल्केन में सबसे ज्यादा, फिर उससे कम बेंजीन में, इससे भी कम आ जाएगी एल्कीन में, और एल्कीन से भी कम आएगी एल्काइन में। यह आपको ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। ऑर्डर जब डिसाइड करना होगा तो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए ये हम कंडीशन रखेंगे। एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और इसके आसपास के भी सारे क्वेश्चंस कर पाओगे अभी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड इन इथाइलीन मॉलिक्यूल? क्या है इथाइलीन मॉलिक्यूल? एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइलीन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। हम ऐसे लिख सकते हैं H2। यहां जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड मैंने लिख दिया। ओवरऑल
ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। इनफैक्ट एक फिनोमिनन होता है जब कोई रिएजेंट, पाई बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये नॉन पोलर है। पोलर तब बनते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही दूसरे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन जब इस नॉन पोलर के पास कोई पोलर रिएजेंट आता है तो इसमें पोलैरिटी अपीयर हो जाती है, ये भी पोलर बन जाता है। इसे कहते हैं हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका? जैसे हमारे पास कोई आयरन बार है, एक छोटा सा टुकड़ा आयरन का है, इसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, एक कोई मैग्नेट इसके नजदीक ला करके रख देता हूं, तो अब इस आयरन के पीस पर, आयरन के टुकड़े पर पिंस चिपकना शुरू हो जाती हैं। इसमें मैग्नेटिज्म आ गया, अपना नहीं है इसका मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड है इस मैग्नेट की वजह से। तो यही एल्कीन में भी होता है। एल्कीन नॉन पोलर था, लेकिन अगर कोई रिएजेंट, कोई पोलर इसके नजदीक आ गया तो ये भी पोलर बन जाता है। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। रिप्रेजेंट कर रखा है हमने इसे, डिटेल से क्लास में कर रखा है। कैसे किया जाता है इसे रिप्रेजेंट? CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर कोई पॉजिटिव रिएजेंट या H पॉजिटिव इसके नजदीक आया यहां कार्बन कार्बन पर, तब ये पाई बॉन्ड एक तरफ मूव कर जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। डेफिनेशन भी आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये रिएजेंट की प्रेजेंस में हुआ पॉजिटिव, जब तक ये पॉजिटिव यहां रहेगा ये नेगेटिव पॉजिटिव बने रहेंगे। ये पॉजिटिव इससे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है ना, तो इधर डीलोकलाइज हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। कैसे डिफाइन करते हैं हम इसे इफेक्ट को? टेम्परेरी पोलैरिटी, टेम्परेरी पोलैरिटी ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्या मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड का? ये पाई बॉन्ड अपनी जगह से हटके दूसरी जगह चला गया, यही डीलोकलाइजेशन है। इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पर भी बेस क्वेश्चन आ सकता है। वेल, ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हमारा आंसर होगा। इंडक्टिव इफेक्ट तो सिग्मा बॉन्ड में होता है। होमोलिटिक फिशन तो कहीं सिग्मा बॉन्ड में तब होगा, या फ्री रेडिकल बनेंगे जब हम इसको लाइट वगैरह से रिएक्शन कराएंगे। तो इथाइलिन मॉलिक्यूल में तो होमोलिटिक फिशन कब होगा? तो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हम इसका आंसर फाइनल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फाइनल ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन लाइज बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये तो अभी आया था क्वेश्चन, वही है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसे मैं छोड़ रहा हूं। क्रेडिट फॉर द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन गोज टू। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मींस हिस्ट्री से रिलेटेड है। जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H6, सबसे पहले ये किसने बताया था, ये पूछ रहे हैं। रिंग मतलब साइक्लिक। अब C6H6 तो ओपन चेन भी हो सकता है। भाई कोई अगर बनाना चाहे C6H6 को ऐसे बना सकता है, 6 कार्बन लिख देंगे मान लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, H लिख दिया, H लिख दिया, या H लिख दिया किसी ने।
1 2 3 4 5 6 7 हो गया, गलती कर दी मैंने, 7 लिख दिए, 6 लिखने चाहिए। C6H6 होता है ना बेंजीन, तो मैंने ये डायरेक्ट जोड़ दिया इसको हटाकर। यहाँ H में लिख नहीं पाऊंगा, वैलेंसी पूरी है, यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, यहाँ 1 लिखूंगा। तो भाई C6H6 तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। C6H6 साइक्लिक होता है। ये बात किसने बताई थी? ये बात सबसे पहले केकुले ने बताई थी। केकुले एक साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में चल रहा था ये सारा कुछ कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तब उनको सपने में आया था ये स्ट्रक्चर। कहते हैं कि सपनों में नहीं पता चलता। साइक्लिक स्ट्रक्चर उनको ये बेंजीन का, क्योंकि हर टाइम वो उसके बारे में सोचते रहते थे, इसलिए सपना भी वैसा ही है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बेंजीन का कैसा? ये वाला जो हम लिखा करते हैं, यूजुअली ये स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर डिटरमिन किया था केकुले ने। ये लिख सकते हैं, या एक और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बॉन्ड लाइन लिख रहा हूं मैं, जस्ट रिंग शो कर देते हैं, तो ये केकुले आंसर आएगा। ये याद रखना पड़ेगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। फैराडे ने तो बिजली का किया था। बेयर एक ये रिएजेंट होता है, जब आप एल्कीन पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन तो पता चलेगा बेयर रिएजेंट। होलर ने तो सबसे पहले क्या बताया था? ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा इन्वेंट हुआ सबसे पहले, मींस होलर ने किया था। और वो क्या था? यूरिया। अमोनियम साइनेट को जब उसने स्ट्रॉन्ग हीट किया था तो यूरिया बन गया था। ये काम किया था होलर ने। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? ये काम के क्वेश्चन है, ऐसे बहुत आ सकते हैं। कार्बोकेटाइन होता है, किसे कहते हैं कार्बोकेटाइन? पहली बात, व्हाट इज कार्बोकेटाइन? जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके साथ 3 बॉन्ड लगे होते हैं। कार्बन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तब इस ऐसे किसी स्ट्रक्चर को कार्बोकेटाइन कहते हैं। सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। क्या है कार्बोकेटाइन? कार्बोकेटाइन जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, पहली कंडीशन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, दूसरी कंडीशन 3 वैलेंसी, तीसरी कंडीशन वेकेंट ऑर्बिटल। अब 3 वैलेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन तो टोटल 6 होंगे ना। ये सब अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कभी इससे पूछ लेंगे, कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे। सारी एक जगह इकट्ठी याद करके रखो चीजों। वेल, ये तो डेफिनेशन हुई कार्बोकेटाइन की। अब स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कैसे बताओगे? पॉजिटिव चार्ज जब कार्बन पर होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो इसकी मदद कर दी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन कम थे इसके पास। इन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ने कार्बन पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, मोर स्टेबल कर देते। कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप? ऑल एल्काइल ग्रुप्स, जैसे CH3, जैसे C2H5, जैसे C3H7, ये स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो अब हम अगर इन केसेस में देखें तो यहां पर हमें कई सारे कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं। बी लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, ताकि पूरा ऑर्डर आपको पता चल जाए। CH3, CH3, CH3 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, एक बार स्टेबिलिटी बढ़ गई। दूसरा रिलीजिंग है, स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, 3 बार स्टेबिलिटी बढ़ गई है। फिर हम क्या करते हैं? कार्बन लेते हैं, CH3 लिखते हैं, CH3 लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, एक H लिखते हैं, यहां पर एक H लिखें।
तो स्टेबिलिटी इसकी कुछ कम रहेगी, उससे भी कम स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, CH3CH2 पॉजिटिव की रहेगी। सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, CH3 पॉजिटिव की। अगर ऑर्डर पर बेस कोई क्वेश्चन आए तो ये लिखना पड़ेगा। क्या कारण है कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये बी वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 3 लगे हुए हैं। ये स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, ये भी बढ़ा देता है। ये 3 बार बढ़ी स्टेबिलिटी, 2 बार बढ़ी स्टेबिलिटी, सिर्फ 1 बार बढ़ी। यहां कोई भी कार्बन पॉजिटिव पर कोई CH3 नहीं लगा है। स्टेबिलिटी सबसे कम, लीस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो हमें यहां बताना है मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल ये रहेगा। इसको क्या कहते हैं, नाम भी याद रख लो इसका, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी मतलब जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो टर्शरी। टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3, 4 को ब्यूट कहते हैं। साइड ग्रुप मतलब CnH2n+1 YL, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ये इसका नाम है। और ये आंसर क्यों है, क्योंकि इससे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। तो हमें आंसर करना होगा इस क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्वेश्चन हम करते हैं, इसके बाद वाला। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, ये अलग है, कार्बेनायन अलग होते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बेनायन। जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको कार्बेनायन कहते हैं। क्या है कार्बेनायन, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तब उसको कार्बेनायन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दी है। डेफिनेशन क्या होगी कार्बेनायन की, ये 3 4 बातें याद रखनी। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, एक बात। दूसरी बात, ऑक्टेट कंप्लीट। तीसरी बात, नेगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर होना चाहिए, 1 लोन पेयर। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3। इसको कहते हैं कार्बेनायन। ये सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा। कार्बन पर नेगेटिव है तो कार्बेनायन। एनायन, एनायन किसे कहते हैं, एनायन कहते हैं किसी नेगेटिव चार्ज को, तो एनायन है, इसलिए कार्बेनायन। कार्ब मतलब कार्बन, कार्ब एनायन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट होता है। मैं अगर 1 का स्ट्रक्चर लिखता हूं तो 1 का स्ट्रक्चर ये आएगा, कार्बन नेगेटिव, इस पर लगा हुआ है CH3। CH3 क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ER ग्रुप, ER ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, ये तो पहले से नेगेटिव है, इसे तो और इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो इसकी स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिड्यूसेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन। अगर यहां पॉजिटिव होता तब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते ये CH3, लेकिन अब स्टेबिलिटी को ये क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो इसने कम किया स्टेबिलिटी को, CH3 ने कम किया, इस CH3 ने कम किया, 3 गुना कम कर दिया, स्टेबिलिटी तो बहुत कम हो गई। ठीक है, दूसरा देखते हैं, नंबर 2 में क्या है। नंबर 2 में है कार्बन नेगेटिव, H, CH3, CH3, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा हो जाएगी, इससे ज्यादा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम कर रहा है, ये कम कर रहा है, ये कम कर रहा है, ये स्टेबिलिटी कम हो रही है, ये स्टेबिलिटी कम कर रहा है, लेकिन H नहीं कर रहा है कम। फिर आते हैं हम थर्ड पर। इस थर्ड में CH3, CH2 नेगेटिव, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उससे 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है।
ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम कर देगा। ये 2 बार कम कर रहा है, ये 3 बार कम कर रहा है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी 1 की हो गई, उससे ज्यादा 2 की हो गई, उससे ज्यादा 3 की हो गई। अब लेकिन फोर्थ में तो एक और कंडीशन आ गई है। फोर्थ क्या है, इसे देखना पड़ेगा भाई। फोर्थ में तो ये लगा हुआ है C6H5। क्या चीज होती है, ये स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तब नहीं कर पाएंगे। C6H5 होता है फिनाइल। फिनाइल क्या होता है, कर लो इसको अच्छी तरह से कर लो। बेंजीन रिंग अगर साइड ग्रुप है तब C6H5 होता है। ये है, इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं 4 का। इस वाले की बात हो रही है, इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहां। बेंजीन, कनेक्टेड विद CH2 नेगेटिव। कभी कार्बन आयन जब कराया था तब आपको एक लिखाया था एग्जांपल, बेंजाइल कार्बेनायन। दिस इज बेसिकली बेंजाइल कार्बेनायन। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो नहीं है, लेकिन ये डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन इस कार्बन के लोन पेयर के साथ यानी नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर आके डिलोकलाइज हो जाएगा। एक कंडीशन याद करो, चलो मैं याद दिलाता हूं। जब डबल बॉन्डेड कार्बन किसी एक ऐसे एलिमेंट से लगा हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही कंडीशन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये वाला सिंगल बॉन्ड हो गया। फर्दर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड, ये डिलोकलाइज होके फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। तो कई सारे रेजोनेंस से क्या होगा, रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो या पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस हो, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस कार्बेनायन ऑब्लिक कार्बोनियम आयन। आर पॉजिटिव के लिए भी ये बात ट्रू है। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा तो स्टेबल 4 हो गया, उससे ज्यादा स्टेबल है 3, उससे कम स्टेबल है सॉरी 3, क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा है। 4 की स्टेबिलिटी हमें लिखनी पड़ेगी सबसे ज्यादा, उससे कम आएगा 3, क्योंकि 3 में एक डोनेटिंग ग्रुप है, उससे कम आएगा 2, और सबसे कम क्योंकि ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है, सबसे कम आएगा 3। 4 3 2 सॉरी ये 1 है, 1 4 3 2 1 आंसर हमें करना चाहिए। तब हम इसमें ऑप्शन देखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन पा रहा है। 4 के बाद 3 2 1, दैट मीन्स बी ऑप्शन यहां पर हमें करेक्ट मिल पा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर फाइनलाइज हमें करना पड़ेगा बी। ये होगा आंसर क्वेश्चन का। फर्दर देखते हैं, इसके बाद हम फर्दर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद जो है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, स्पीशीज मतलब इंटरमीडिएट जो भी, इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये आपको जानना होगा कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स में कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास, XYZ कोई मॉलिक्यूल है या इंटरमीडिएट है, सारे इलेक्ट्रॉन, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, then molecule is called as paramagnetic. Sorry, molecule is called as diamagnetic. डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये रिपल्शन शो करता है, माइल्ड रिपल्शन शो करेगा, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड।
अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इवन सिंगल भी अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है या दो अनपेयर्ड है या तीन अनपेयर्ड है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, किसी मॉलिक्यूल का भी लिख सकते हो, किसी एटम का भी लिख सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो कहलाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक है। अगर पैरामैग्नेटिक है तो ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट करता। अब हम हर एक का बना करके देख लें। ए है, जैसे फ्री रेडिकल क्या होता है, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे मैं CH3 फ्री रेडिकल का एक एग्जांपल लिखता हूं, अगर सी एच एंड एच लिख दिया, यहां पर एच लिख दिया, एक ऑड इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा एस, ये पी हो गया, ये पी हो गया, ये पी हो गया, एस पी है ना ये। तो इसमें बॉन्ड पेयर तो तीन हो गए, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, ये हाइड्रोजन से लगे हुए हैं ना तीन। एक इलेक्ट्रॉन ऑड हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑड है, तो यही पैरामैग्नेटिक है। कार्बोनियम आयन क्या चीज है? आंसर आ गया हमारा ए। बी देख लेते हैं। कार्बोनियम आयन बी पार्ट है CH3 पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, कार्बन पर तीन बॉन्ड पेयर्स। अभी डेफिनेशन में मैं बता रहा था, एक वैकेंट ऑर्बिटल, एक पॉजिटिव चार्ज, तीन बॉन्ड पेयर। तो मैं क्या लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन इसका? एक बॉन्ड पेयर एस में, दूसरा बॉन्ड पेयर पी में, तीसरा बॉन्ड पेयर पी में, चौथा पी ऑर्बिटल खाली, वैकेंट ऑर्बिटल। तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया जब खाली हो गया। यहां पर एच लगा है, यहां एच लगा है, यहां एच लगा है, ये वैकेंट है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक है। सी पार्ट देखते हैं। कार्बन आयन एग्जाम्पल ले लो, कोई भी CH3 नेगेटिव ले लेते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर में कार्बन पर चार्ज आएगा नेगेटिव, एच हो गया, ये एच हुआ, ये एच हो गया। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जब मैं बनाता हूं, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में एक नेगेटिव का मतलब है लोन पेयर, 1 2, ये बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? यहां तीन बॉन्ड पेयर्स हैं। इन तीन बॉन्ड पेयर्स को, ये वाला एक बॉन्ड पेयर, दूसरा, तीसरा, तीन बॉन्ड पेयर हो गया, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर हो गया। तो दिस इज ऑल्सो डायामैग्नेटिक। तो ये फ्री रेडिकल हमारा फाइनल आंसर आएगा। यही एक पैरा, हमसे पूछा ना पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक फ्री रेडिकल वाला होगा। दैट मीन्स आंसर इज इक्वल टू ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखिए इस क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द सेंट्रल कार्बन एटम इज नेगेटिवली चार्ज। एक ऐसी स्पीशीज बतानी है जिसमें कार्बन पर चार्ज नेगेटिव आए। तो एक एक को करके हम इसमें देख लेते हैं। जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट कार्बेनायन, कार्बेनायन को अगर हम लिखते हैं तो कार्ब प्लस एनायन, यानी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो यही है हमारा इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। जैसे CH3 नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। CH3 CH2 नेगेटिव हो सकता है, कार्बन पर ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। OH नेगेटिव वगैरह नहीं होगा कार्बन आयन, H नेगेटिव, R नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव कार्बन आयन नहीं होगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन हो सकता है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स मैंने बताए आप लोगों को। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट, अगर हम चेक करते हैं, कार्बोनियम आयन क्या होता है। बी एंड सी पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी को। सी पार्ट में कार्बो कैटायन दिया है, कार्बो कैटायन। कार्बन दो तरीके के कैटायन बनाता है। एक सिंपल, जिसमें वैलेंसी इसकी 3 रहती है कार्बन की, और चार्ज पॉजिटिव रहता है, होगा तो कार्बन ही। यहां कार्बन की वैलेंसी अगर 3 रखते हुए हम इस पर पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे CH3 पॉजिटिव, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 CH2 पॉजिटिव,
तो इसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं जब वैलेंसी 3 रहती है। कुछ बहुत एडवांस कार्बोनियम आयन भी पाए गए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह से, जो +1 में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन नाम आ गया तो मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूं। कार्बोनियम आयन उनको कहा जाता है जिनमें कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है। इंटरमीडिएट तो है ही, अनस्टेबल तो होता ही है, बहुत शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, हाई एनर्जी स्पीशीज होती है। तो CH5 स्पीशीज को कार्बोनियम आयन बोला जाता है। ये लेटेस्ट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको इन्वेंट हुए, ये CH5 कार्बोनियम आयन, लेकिन पॉजिटिव दोनों पर ही होगा। वेल, हमसे तो नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव वाला तो हमारा आंसर ए आ गया है। अब डी पार्ट की मैं बात करता हूं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन के आउटर शेल में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम एक डॉट से शो करते हैं। हाइड्रोजन के अलावा जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फ्री रेडिकल में जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन हो, कार्बोनियम आयन में तो कार्बन होगा, कार्बन आयन में तो कार्बन होगा, लेकिन फ्री रेडिकल में कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे Cl फ्री रेडिकल है, जैसे OH फ्री रेडिकल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहां पर। इसके अलावा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH3 फ्री रेडिकल, तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑड इलेक्ट्रॉन एक होगा जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा। कार्बोनियम आयन डायमैग्नेटिक होता है, कार्बन आयन डायमैग्नेटिक होता है। तो यहां तो हमें बड़ा सिंपल सा आंसर करना है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये है ए, कार्ब एनायन या कार्बेनायन। तो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर रिपोर्ट करेंगे वो ए रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। देखो, ये 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, इन तीनों की स्टेबिलिटी को मैं बता रहा हूं। एक इंटरमीडिएट होता है कार्बन पॉजिटिव, कार्बोकैटायन। दूसरा इंटरमीडिएट होता है कार्बन नेगेटिव, कार्बेनायन। तीसरा इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल, कार्बन पर एक डॉट लिखते हैं, इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है 8, ऑक्टेट इसका पूरा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम इसमें लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देने का मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कौन से ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं एल्काइल ग्रुप, CH3 है जैसे, जैसे C2H5 ग्रुप है, जैसे C3H7 ग्रुप है। ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो एक ये फ्री रेडिकल मैंने लिखा। फ्री रेडिकल में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। कार्बन पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 8 होने चाहिए थे, 6 हैं। कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपने लगा दिया तो इसने इसकी मदद की। क्यों मदद की? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन देकर इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर दिया, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। कार्बन आयन में जब हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? और इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले की। फ्री रेडिकल एंड कार्बोनियम आयन वाले की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब हम चेक करते हैं ABCD में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड मिथाइल, ये गिवन है। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है CH3 CH2 पॉजिटिव, सॉरी फ्री रेडिकल, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो फ्री रेडिकल के बारे में पूछा है, तो फ्री रेडिकल के लिए हम बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हैं।
प्राइमरी कहते किसको है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव या फ्री रेडिकल या नेगेटिव है उस पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हो तो उसको प्राइमरी कहा जाता है। मिथाइल किसे कहा जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल को कहा जाएगा। सेकेंडरी किसे कहा जाएगा, जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उस पर दो अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा लो, आप R लिख लो, मैं तो मिथाइल लिख रहा हूं तो आप R कोई भी लिख सकते हो ग्रुप, CH3 एक H लिखना पड़ेगा। और टर्शरी क्या होगा, जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल है उस पर तीन अल्काइल ग्रुप आपने लगाने हैं, CH3 एंड CH3, ये तीन अल्काइल ग्रुप। अब यहां डोनर कितने हैं, तीन डोनर हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। 3 बार स्टेबिलिटी बढ़ रही है, 2 बार स्टेबिलिटी बढ़ रही है, 1 बार स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसके साथ तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो लीस्ट स्टेबल रहेगा। उससे ज्यादा, इसमें 2 रिलीजिंग डोनेटिंग ग्रुप हैं, 2 मदद करने वाले ग्रुप हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो मुझे लिखना चाहिए, सबसे कम मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर इथाइल फ्री रेडिकल, फिर आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, फिर टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। नाम भी लिख रहा हूं मैं, नाम भी याद करना है आपको, टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये हो जाएगा हमारा आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ये हो जाएगा हमारा इथाइल फ्री रेडिकल। ये हो जाएगा हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा निकला, टर्शरी फ्री रेडिकल या टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल निकला। हमें क्या क्वेश्चन बताना था, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा हमारा डी, तो आंसर इसमें हमें रिपोर्ट करना चाहिए डी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन, अमंग द गिवन कैटायन, पॉजिटिव चार्ज है मतलब कैटायन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यही वाली बात है। देखो कौन स्टेबल होगा, ये मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बन पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो अब ए पार्ट में क्या लिखा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा है। सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह पता हो कि स्ट्रक्चर क्या है। पॉजिटिव चार्ज CH3 होगी। ए पार्ट का स्ट्रक्चर लिखा मैं नहीं, कैटायन है ये सब, गिवन है कैटायन, इसीलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है, यहां गिवन है ना। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ब्यूटाइल मतलब टोटल 4 कार्बन होंगे। अब बी पार्ट का मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, टर्शरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन हो लेकिन टर्शरी हो, कार्बन पॉजिटिव, 3 CH3, तो टोटल मेरे पास हो गए 4 कार्बन और 1 कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव। ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, बी वाला पार्ट मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं देखता हूं एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल मतलब स्ट्रेट चेन ब्यूटाइल। सी पार्ट में हमें मॉलिक्यूल गिवन है CH3 CH2 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 पॉजिटिव, कैटायन की बात क्योंकि कर रखी है यहां इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा, ये एन ब्यूटाइल हो जाएगा। नन ऑफ दीज। तो अब हमें इसमें बताना है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे अगर हम, तो मोस्ट स्टेबल, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। 3 बार स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई 3। इस पर देखते हैं, कार्बन पर लगा हुआ है एक मिथाइल, एक लगा हुआ है इथाइल। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, स्टेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई 2। इस कार्बन पॉजिटिव पर ये एक डायरेक्टली प्रोपाइल अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, स्टेबिलिटी को 1 बार बढ़ाएगा, तो स्टेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई 1।
हमें क्या बोलना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, टर्शरी की। वैसे भी जो ऑर्डर होता है कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का, टर्शरी सबसे ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी उससे कम होते हैं, प्राइमरी सबसे कम होते हैं, मिथाइल उससे भी कम होता है। तो हमें आंसर जो रिपोर्ट करना पड़ेगा वो बी आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम रिपोर्ट कर रहे हैं बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखने में लगता है कि यहां तो हमें बॉन्ड लेंथ याद करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आइडिया होना भी चाहिए। बेंजीन में तो ये सिचुएशन होती है कि एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है। अब कौन से की बात की गई है तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बेंजीन रेजोनेंस शो करता है, एक डबल है एक सिंगल है, फिर यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां सिंगल आ गया, यहां डबल आ गया, यहां पर हाइड्रोजन है। बात की गई है कार्बन कार्बन की। तो रेजोनेंस करेगा ये बेंजीन, जब रेजोनेंस करेगा तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा कुछ। डबल बॉन्ड यहां से मूव करके इस पोजीशन पर आएगा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहां पर आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो गई, यहां हाइड्रोजन लिखेंगे, इधर हाइड्रोजन लिखेंगे, इधर हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, इधर एच लिखेंगे। ये डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ये कंफ्यूजन है। यहां पर तो सिंगल है, इसमें 1 और 2 के बीच में, सेम कार्बन के बीच में अब डीलोकलाइजेशन होके डबल बॉन्ड आ गया है। तो इसका नेट एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर लिखा जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड लिखने का तरीका बताया है आपको। तो ये एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड ये हैं, 2 + 1 3 हो गया, 3 बॉन्ड हो गए ये टोटल। कितने स्ट्रक्चर में है, 2 स्ट्रक्चर में है, तो एवरेज निकालेंगे 3/2 बॉन्ड, यानी 1.5 बॉन्ड हो गया इन दोनों के बीच में। 1.5 बॉन्ड हो गया तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, एक बॉन्ड 0.5 कैसे लिखूं मैं, ये डॉटेड शो किया जाता है। ऐसे ही इसके बीच में आएगा, ऐसे ही इसके बीच में, यानी सारे के सारे बॉन्ड 1.5 बॉन्ड हैं, 2 और 1 के बीच में हैं। दैट मींस कार्बन कार्बन बॉन्ड ना तो डबल बॉन्ड है और ना सिंगल बॉन्ड है, ना तो डबल बॉन्ड जितना छोटा है, ना सिंगल बॉन्ड जितना बड़ा है। तो अब बॉन्ड लेंथ की बात की जाती है। अगर हम इस वाले डिस्कशन को छोड़कर एक सिंपल सी बात फर्दर सोचते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करता हूं मैं, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड डिस्टेंस होता है 154 पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम में अगर हम इसे लिखते हैं तो 1.54 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। दोनों डेटा आपको दिमाग में रखने चाहिए। डबल बॉन्ड बड़े बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड थोड़े से छोटे होते हैं। सॉरी, जो सिंगल बॉन्ड है वो बड़े होते हैं, डबल बॉन्ड इससे थोड़े से छोटे होंगे, क्योंकि sp2 कार्बन इसमें आ जाएगा, ये बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 134 पिकोमीटर होती है। एंगस्ट्रॉम में अगर हम इसे करते हैं तो 1.34 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की भी मैं बता देता हूं, और छोटा हो जाएगा क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रांग होते जा रहे हैं, 3 बॉन्ड आपस में कार्बन एक दूसरे को ज्यादा खींचेंगे तो ये नजदीक रहेंगे, ये बॉन्ड और छोटा हो जाएगा, ये लगभग 120 पिकोमीटर हो जाता है, 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब अगर मैं बॉन्ड डिस्टेंस की बात करता हूं तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, उससे छोटा डबल, सबसे छोटा ट्रिपल। लेकिन मुझे तो भाई बताना है बेंजीन का, बेंजीन में कौन सा बॉन्ड है, बेंजीन में तो 1.5 बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो 1.5 है बेंजीन में। कहां रखूंगा मैं इसे, ट्रिपल बॉन्ड से बड़ा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से बड़ा 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड से भी बड़ा आ जाएगा मेरे पास सिंगल बॉन्ड। तो ये इन बिटवीन आना चाहिए, 134 या 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड 1.54 एंगस्ट्रॉम के बीच में कहीं पर ये वैल्यू आनी चाहिए। कौन सी वैल्यू हमारी आ पाएगी, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आ रही है
वो आ रही है 1.39, लगभग 1.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास ये आ जाता है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये बेंजीन की है, ये अकेले सिर्फ इथीन की नहीं आ सकती। तो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, बेंजीन में कार्बन कार्बन की बात हो रही है, ये भी इतना ही होगा, सेम होगा, ये भी ये भी ये भी। तो दो बातें हैं यहां पर, सारे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम होगी, या 139 पिकोमीटर बोल दो आप, 139 पिकोमीटर या 1.39। और ये इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, सब एक ही जैसे होंगे ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस क्वेश्चन का हमें जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है 1.39 एंगस्ट्रॉम रिपोर्ट करना है। ए आंसर आ गया हमारा। एंड रीजन कभी अगर दूसरा कभी क्वेश्चन आता है तो ड्यू टू रेजोनेंस, बेंजीन क्योंकि रेजोनेंस शो करता है, इसलिए ये कंडीशन इसमें आती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हेट्रोलिसिस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस। अब हेट्रोलिसिस क्या चीज है? वर्ड हेट्रो मीन्स, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग। लेसिस मतलब क्लीवेज, मतलब ब्रेकिंग। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन की बात की जा रही है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन से क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई फ्री रेडिकल तो नहीं बनेंगे। अगर मैं क्लोरीन लेता हूं, एक क्लोरीन लिया, दूसरा क्लोरीन लिया, यहां पर हम अगर चाहते हैं कि फ्री रेडिकल बने तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। इसको तो हम होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और उसमें क्या बन जाता है? फ्री रेडिकल बन जाता है। एक फ्री रेडिकल बना, दूसरा फ्री रेडिकल बन गया। तो फ्री रेडिकल नहीं बनते। फ्री रेडिकल बनते हैं किसमें? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में। हेट्रोलिटिक में क्या बन जाएंगे? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में देखते हैं एक कार्बन है और उसके साथ कनेक्टेड है क्लोरीन। सपोज करते हैं कार्बन के साथ फ्लोरीन या क्लोरीन लगा हुआ है। कार्बन का एक बॉन्ड, कार्बन का दूसरा बॉन्ड, कार्बन का तीसरा, कार्बन का चौथा बॉन्ड इधर लगा दिया मैंने। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का था। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, हेट्रोलिसिस में क्या होता है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास आ जाते हैं। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कर दिया मैंने। तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या लिखूं मैं यहां? कार्बन, ये लिख दिया पॉजिटिव, कार्बोकैटायन बन गया ये। प्लस साथ में मैंने क्या लिखा? क्लोरीन नेगेटिव लिख दिया। तो ये क्या चीज है? ये है एनायन। ये क्या चीज है? ये है कैटायन। कैटायन एंड एनायन का बनना क्या इंडिकेट करता है? इसमें से कौन सा करेक्ट है? वन कैटायन एंड वन एनायन वाला पार्ट करेक्ट है। दोनों के दोनों तो कार्बन आयन नहीं बन पाएंगे, दोनों के दोनों तो कार्बोनियम आयन नहीं बन पाएंगे, दोनों पॉजिटिव तो नहीं बनेंगे ना, दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं बनेंगे। फ्री रेडिकल तो होमोलिसिस में बनता है। तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमें आंसर रिपोर्ट करना होगा यहां डी, क्योंकि एक कैटायन बना है एंड एक एनायन बना है। तो आंसर मस्ट बी डी इन दिस केस। ये हमें फाइनल आंसर करना होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैव द कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड द कार्बन एटम। क्या होता है इंटरमीडिएट? जो कहीं किसी केमिकल रिएक्शन में बीच में बनता है और बनने के बाद कंज्यूम हो जाता है, उसे बोलते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे हमने कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया,
उसको रिएक्शन किया अटैकिंग रिएजेंट के साथ, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल से, तो पहले बना एक इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगा फाइनली प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बनने से पहले इंटरमीडिएट बनते हैं, और ये यूजुअली आप लोगों के लेवल पर देखा जाए तो या तो ये कार्बोकैटायन होता है, या ये कार्बेनायन होता है, या ये फ्री रेडिकल होता है। और भी हो सकते हैं, एक और क्या, कई सारे होते हैं, कार्बीन भी होता है। यहां पर ये तीन दिए हैं। क्या चीज है कार्बोकैटायन? अगर हम नंबर 1 की ए की बात करते हैं, कार्बोनियम आयन, तो कार्बोनियम आयन तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दूसरा, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर आ गया है तो इसके आउटर शेल में तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाएंगे टोटल 6। एक दूसरा और भी होता है कार्बन पॉजिटिव, जो CH5 कंसीडर, जैसे मैंने अभी बताया था। तो ये बहुत अनस्टेबल स्पीशीज होती है, ये तो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। और अगर आप इसे इमेजिनरीली कंसीडर करते हो तो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। CH5 जो होता है हाइपोथेटिकली बनाया जाता है, और अगर मैं CH5 देखता हूं पॉजिटिव तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, टोटल 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट इसका भी नहीं काउंट होगा। बी पार्ट की बात अगर हम करते हैं, कार्बेनायन। कार्बेनायन एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें कार्बन पर चार्ज होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है लोन पेयर, और 3 बॉन्ड पेयर्स इसमें होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखें इसके आउटर शेल में, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर हो गए, प्लस 1 लोन पेयर हो गया। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर शेल में, इसका ऑक्टेट पूरा है। सी की बात करते हैं, फ्री रेडिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके आउटर शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 7 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 हो गए, और एक ये 7वां। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ऑक्टेट किसका पूरा है? कार्बन आयन का ऑक्टेट पूरा है। तो ऑक्टेट पूरा वाला मॉलिक्यूल ही तो बताना है, इंटरमीडिएट हैव कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड कार्बन एटम। तो कार्बन आयन इज आवर आंसर। दैट मीन्स हमें रिपोर्ट करना होगा बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करना है। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दो होते हैं जो अटैकिंग स्पीशीज कहलाती। इलेक्ट्रोफाइल कहते किसको हैं, पहले ये बेसिक देख लो। इलेक्ट्रोफाइल वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एटलीस्ट 1 वेकेंट ऑर्बिटल हो। पॉजिटिव चार्ज हो भी सकता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं भी हो सकता है। हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है पॉजिटिव ना हो। वेकेंट ऑर्बिटल या तो है या अपीयर हो सकता है, इट इज प्रेजेंट, और ये अपीयर किसी भी डीलोकलाइजेशन के बाद अगर हो जाए तब भी हम इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा इसका। जैसे अगर मैं ए की बात, ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल are those molecules which have at least 1 lone pair। नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिन भी स्पीशीज के पास कम से कम एक लोन पेयर होता है, ऑक्टेट पूरा होता है विद कंप्लीट ऑक्टेट। ए पार्ट, अब मैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल मैंने दोनों बता दिए आपको। ए बता रहा हूं क्या है। वाटर मॉलिक्यूल लिया मैंने, HO एंड H। ऑक्सीजन के पास अगर हम चेक करते हैं तो 2 लोन पेयर्स हैं।
इन लो ऑक्टेट पूरा है, वेकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा। सी की बात करता हूं मैं, अमोनिया। अमोनिया का जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ऑक्टेट पूरा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। इस लोन पेयर की वजह से ये डोनेट करेगा किसी को, न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। डी की बात करते हैं, आर, ऑक्सीजन आर, ऑक्टेट पूरा, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पूरे, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, अपना लोन पेयर ये किसी को डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहला सकता है। बात बचती है बी की। बी में भी फिलहाल देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि सल्फर में पूरा बॉन्डिंग लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देखने में लगेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड की मैंने बॉन्डिंग लिख दी। अब लगेगा कि ये लोन पेयर डोनेट करेगा, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जब ये डीलोकलाइजेशन करेगा, एक आपने पढ़ा है मीजोमेरिक इफेक्ट, कोई भी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डीलोकलाइज कर सकता है। ये जो घटना घटी है, पाई बॉन्ड जो कन्वर्ट हुआ है लोन पेयर में, इसको हमने नाम क्या दिया, डीलोकलाइजेशन। ये डीलोकलाइजेशन के कारण क्या बनेगा, सल्फर पॉजिटिव एंड विद वेकेंट ऑर्बिटल, ऑक्सीजन नेगेटिव, कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। बॉन्डिंग पक्की होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड की बॉन्डिंग ही नहीं लिख पा रहे, उसका मतलब है पुराना काम जो है कच्चा कर रखा है, पक्का नहीं कर रखा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जो मैंने लिखा, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज, वेकेंट ऑर्बिटल, इस वेकेंट ऑर्बिटल के कारण बन जाने के कारण ये सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट कर सकता है। ये कभी इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट कर ही नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अगर करने का चांस है तो आफ्टर डीलोकलाइजेशन दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सो आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ये हमें आंसर लिखना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, कौन सा नहीं है न्यूक्लियोफाइल। पहला क्वेश्चन तो भाई यही आता है कि न्यूक्लियोफाइल होते क्या हैं। हम न्यूक्लियोफाइल किन को कहते हैं, दोज स्पीशीज विच हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं न्यूक्लियोफाइल के, जिनके पास भी दुनिया में कहीं किसी के पास लोन पेयर होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अमोनिया है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट बात है। बी पार्ट पर आते हैं, OH नेगेटिव है, ऑक्सीजन के साथ H है, ऑक्सीजन पे तो पहले से ही 2 लोन पेयर होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज भी दिया हुआ है, तो एक और लोन पेयर हो गया, 3 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पर। बी पार्ट हो गया। ये सी होना चाहिए, चलो कुछ गड़बड़ है यहां पर, ये ए हो गया, इसको बी लिख देता हूं मैं, बी, ये सी हो गया एंड ये डी हो गया, थोड़ा सा यहां ऑर्डर में गड़बड़ है। तो सी पार्ट की अगर बात की जाती है तो सी है मेरे पास H2O, यहां वाटर न्यूट्रल, दैट मीन्स इसके पास लोन पेयर है 2, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल होगा। डी पार्ट की बात करते हैं, डी पार्ट में मीथेन है, CH4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन लगे हैं, लोन पेयर तो है नहीं। अगर लोन पेयर नहीं है तब यही एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, नॉट न्यूक्लियोफाइल। ना इलेक्ट्रोफाइल है मीथेन, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, ना न्यूक्लियोफाइल है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे मीथेन है, जैसे इथेन है, ये ना तो न्यूक्लियोफाइल होंगे और ना ही इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर कंपाउंड।
पोलर आप जानते हो, बड़ी अच्छी तरह से जानते हो, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो पोलर होता है। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज नॉन पोलर, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड भी चल जाता, ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर। तो C2H6 देख लो, कार्बन कार्बन है C2H6 में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ए मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। बी की बात करते हैं, बॉन्ड तो पोलर है, कार्बन क्लोरीन में डाइपोल होगा, बॉन्ड डाइपोल होगा, लेकिन ये टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखे हैं, 109.5 एंगल पर ये 4 क्लोरीन कनेक्टेड हैं। अब 4 इसके डाइपोल बन रहे हैं, बॉन्ड डाइपोल, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। इन चारों का जब हम वेक्टर सबमेशन करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। नेट डाइपोल मॉलिक्यूल का 0 है, पूरा मॉलिक्यूल मिला करके नॉन पोलर है, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। बॉन्ड डाइपोल पूछा होता कार्बन क्लोरीन का, तो बॉन्ड डाइपोल है, एक बॉन्ड में पोलैरिटी है, दूसरे में भी है, कार्बन क्लोरीन में, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, लेकिन चारों का जब हम सबमिशन, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं कह देता हूं एक +1 एक +4 है, एक -4 है, तो दोनों का सबमिशन क्या आएगा, 0 आएगा। एक एक तरफ खींच रहा है, दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा है, एक पॉइंट पे 4 फोर्सेज लग रही हैं, एक इतनी इधर लग रही है टेट्राहेड्रली, ये चारों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होंगे तो ये पॉइंट अपनी जगह से खिसकेगा नहीं, वही कंडीशन है पोलैरिटी की, डाइपोल जो है इसके 0 आ जाते। डी पार्ट की बात करता हूं मैं पहले, डी पार्ट में भी मोर और लेस यही कंडीशन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कार्बन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है इधर होना चाहिए, लेकिन सब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गए तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि यहां डाइपोल मोमेंट 0 है। अब मैं सी पार्ट की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड सिर्फ एक लगा हुआ है और वो है क्लोरीन, तो ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होकर यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, एक ही तरफ रहेगा डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल, नॉट 0। यही एक वैल्यू आ रही है जो 0 नहीं होगी। बाकी सब केसेस में तो पूरे मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएंगे। तो एक हमारा HCl मॉलिक्यूल ऐसा निकलता है जो कि पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। नॉन पोलर का मतलब डाइपोल मोमेंट 0 है, डाइपोल मोमेंट इसका भी 0 है, डाइपोल मोमेंट इसका भी 0 है। तो इस क्वेश्चन का हमें फाइनल आंसर जो रिपोर्ट करना है वो रिपोर्ट करना है सी। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस 15 या 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के और डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स होने हैं फर्स्ट टर्म के, उनके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू ऑल।